Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल विजन में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है पावर शेयरिंग। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पावर शेयरिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है पावर शेयरिंग, और इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जहां तक पावर शेयरिंग का सवाल है, जिसे हम हिंदी में सत्ता की साझेदारी कहते हैं, आसान शब्दों में इसे हम सत्ता का बंटवारा भी कह सकते हैं। जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को पावर शेयरिंग का एक आइडियल मॉडल माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर संपूर्ण जनता के हाथों में होती है। ठीक है, जैसा कि हम पहले के समय की बात करते हैं, पहले के समय में जो मोनार्की सिस्टम था, जिसे हम हिंदी में राजतंत्र बोलते हैं, वहाँ पर जो पावर होती थी वो वन हैंड्स में केंद्रित होती थी। तो आइए अब हम डायग्राम के माध्यम से पावर शेयरिंग को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। डायग्राम में सरकार को दर्शाया गया है और उसके साथ साथ सरकार के तीनों ऑर्गन्स को दर्शाया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इनके बीच में जो पावर शेयरिंग है उसको दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार इस डायग्राम के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में किस प्रकार सरकार के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो पावर है वो शेयर होती है। बच्चों, अब हम पावर शेयरिंग क्या है या उसका क्या अर्थ है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। जब हम पावर शेयरिंग के मीनिंग की बात करते हैं, पावर शेयरिंग इज ए पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच डिफरेंट और अपोजिंग ग्रुप्स ऑल टेक पार्ट इन गवर्नमेंट। दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो पावर शेयरिंग एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न विरोधी समूहों को सरकार में भागीदारी प्रदान की जाती है और सभी समूहों के साथ समान व्यवहार किया जाता है ताकि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बच्चों, पावर शेयरिंग के मीनिंग को समझने के बाद अब हम पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स को समझने का प्रयास करेंगे, जहां जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। जहां तक पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स का सवाल है, पावर शेयरिंग का एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट यह है कि इसके थ्रू पॉलिटिकल लीडर्स कंट्री के डिफरेंट रीजन्स की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने पर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ पावर शेयरिंग जो है वो कंट्री की यूनिटी और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के माध्यम से पावर शेयरिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन का सवाल है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को समझने के बाद अब हम श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में 2 कम्युनिटी हैं, एक सिंहला कम्युनिटी, एक तमिल्स कम्युनिटी। जब हम सिंहला कम्युनिटी की बात करते हैं वो अराउंड 74% है, जो कि मेजोरिटी में है, और सेकंड जो तमिल्स हैं वो 18% है, जो कि माइनॉरिटी में है। तमिल्स, देयर वर 2 सब कैटेगरीज, वन इंडियंस तमिल्स whose forefathers came here as plantation workers, सेकंड द श्रीलंकन तमिल्स। तो बच्चों,
बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को समझने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों ही देशों में पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स अपनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है, जिसका टाइटल है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जब हम श्रीलंका में पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि श्रीलंका ने कब इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी, उसके बाद वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वहाँ पर किस तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। आफ्टर इंडिपेंडेंस, politics in Sri Lanka was dominated by the interests of Sinhala community, who was hostile to Tamils who migrated from India to be settled there. Sinhalese presumed Sri Lanka to be belonged to them only, hence no concession should be given to Tamils. The governments followed policies that favored Sinhala community for government jobs, and government policies denied Tamils equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. As a result, this created militant Tamil nationalism, for example, ethnic conflict. तो आइए अब हम इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। श्रीलंका ने सन 1948 में आज़ादी प्राप्त की। इसके बाद वहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई। इस राजनीतिक व्यवस्था पर सिनलीज कम्युनिटीज़ का दबदबा कायम था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती थी वो सभी पॉलिसीज़ सिनली कम्युनिटीज़ को फेवर करती थी, जबकि दूसरी ओर तमिल कम्युनिटी का श्रीलंकन गवर्नमेंट पर यह आरोप है कि उन्होंने तमिल कम्युनिटी के लोगों के हितों पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया, प्रशासन और सरकारी नौकरियों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इसके विपरीत सिनलीज कम्युनिटी का यह कहना है कि श्रीलंका तो केवल सिनलियों का है, जबकि तमिल्स तो यहाँ पर विदेशी हैं जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए उन्हें श्रीलंका से बाहर भगाया जाना चाहिए और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। इस प्रकार तमिल कम्युनिटी के प्रति इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से सन 1976 में एक उग्र तमिल संगठन का जन्म हुआ, जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है। लिट्टे का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यह एक उग्र तमिल संगठन है। यह संगठन श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा है और इसकी डिमांड यह है कि श्रीलंका के तमिल लोगों को एक न्यू स्टेट प्रदान किया जाए, जिसका नाम होगा तमिल ईलम। तो इस प्रकार श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के समय से लेकर प्रेजेंट टाइम तक सिनली कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में एक सिविल वार चल रहा है और यह स्थिति आज भी बनी हुई है, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी दर्शाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार श्रीलंका के एग्जाम्पल के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि यदि किसी कंट्री के अंदर ओनली मेजॉरिटी ग्रुप को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है और माइनॉरिटी ग्रुप को इग्नोर किया जाता है, तो उस कंट्री में कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट्स और सिविल वार की कंडीशन बनी रहती है। तो बच्चों, अब हम बेल्जियम के माध्यम से पावर शेयरिंग को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जहां तक बेल्जियम में पावर शेयरिंग का सवाल है, तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने पावर शेयरिंग के लिए एक डिफरेंट रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने जितने भी वहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी उनके अस्तित्व को स्वीकार किया। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स या सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। ठीक है, जो बेल्जियम में पावर शेयरिंग का मॉडल अपनाया गया उसके कुछ फीचर्स या एलिमेंट्स जो सामने डिस्प्ले पर दर्शाए गए हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स हैड इक्वल शेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, जैसा जब मैंने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन समझाया था उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर डच जो हैं वो मेजॉरिटी में थे और जो फ्रेंच थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वहाँ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, ठीक है, या दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उसकी जो मैनी पावर्स ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी गई या दी गई हैं। पॉइंट नंबर 3, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कार्य नहीं करेंगी, वो इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस वन साइडेड, यदि किसी कम्युनिटी को वन साइडेड सिंगल डिसीजंस लेना है तो उसके लिए सम स्पेशल लॉज की नीड होती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजीली नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 5, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. Point number 6, apart from the central and state government, community government was the third kind of government. Community government is elected by the people belonging to one language, Dutch, French and German. No matter where they live, this government has the power to regarding cultural, educational and language related issues. This system helped in avoiding civic conflicts among the communities. तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का एक न्यू मेथड अपनाया जिसके थ्रू वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड रीजनल हार्मोनी इस्टेब्लिश हो पाई। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इसके फेवर में मैनी आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 1, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द possibility of conflicts between social groups. It thus establishes peace in country. जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो यह सामाजिक समूहों के बीच होने वाले कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में सहायता प्रदान करता है और इसके साथ साथ कंट्री और सोसाइटी में पीस को बढ़ावा देता है। पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट and reduces the concentration of power in single organ. यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्ति संतुलन बनाए रखने की स्थापना करता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के हाथ में पावर को केंद्रित नहीं होने देता है। पॉइंट नंबर 3, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर बिटवीन सेवरल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़. पावर शेयरिंग जो कंसेप्ट हैं वह डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, क्योंकि इसके थ्रू जो सोसाइटी में मैनी ग्रुप्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच पावर शेयर होती है. पॉइंट नंबर 4, गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. पावर शेयरिंग के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी पैदा होती है. पॉइंट नंबर 5, दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ए फेयर शेयर इन पावर. पावर शेयरिंग के माध्यम से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसे पॉलिटिकल सिस्टम में एक उचित भागीदारी मिलती है. तो बच्चों, एट लास्ट अब हम पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे. जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज. वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में पावर शेयरिंग के मैनी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं. पॉइंट नंबर 1, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय यह होता है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others, for example, like India. Second point है the federal division of power.
जब हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय ये होता है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। उदाहरण के लिए जैसे हम भारत की बात करते हैं, भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत में एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर रूल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जब हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम, जैसा कि अभी हमने पीछे इसी चैप्टर के अंतर्गत समझने का प्रयास किया था। पॉइंट नंबर 4, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। जब हम पावर शेयरिंग को पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप या सोशल मूवमेंट के बीच बांटने का प्रयास करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि सच कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जो कुछ समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।